नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 34वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। मालती जिस तरह से गांव वालों में रमकर घुल मिलकर समाज सेवा कर रही है, यह देखकर मेहता मुग्ध हो जाते हैं और यह तय करते हैं कि मालती ही उनकी जीवन संगिनी बनेगी। वो मालती से अपने दिल की बात कहने के लिए उसे नदी के किनारे ले जाते हैं। मालती तो पहले ही दिन से मेहता पर मुग्ध थी। उस दिन मेहता की बातों से उसे ऐसा लगा कि मेहता का प्रेम विश्वास की नींव पर बहुत हल्का है। वह प्रेम को बांधकर कैद रखना चाहता है। उसके प्रेम में पशुता है, स्वच्छंदता नहीं। वह मेहता को समझ जाती है। उसे अपने जीवन का मार्ग मिल जाता है। वह अनमने ढंग से वहां से चली जाती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। राय साहब का सितारा बुलंद था। उनके तीनों मंसूबे पूरे हो गए थे। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई थी, मुकदमा जीत गए थे और निर्वाचन में सिर्फ सफल ही न हुए थे, होम मेंबर भी हो गए थे। चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही थीं। तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदारों की प्रथम श्रेणी में स्थान पा लिया था। सम्मान तो उनका पहले से भी किसी से कम न था, मगर अब तो उनकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई थी। सामयिक पत्रों में उनके चरित्र और चित्र दनादन निकल रहे थे। कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते थे। सुख की जो ऊंची से ऊंची कल्पना उन्होंने की थी, उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था। अब नैनीताल, मंसूरी और शिमला तीनों स्थान पर एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता था कि इन स्थानों में जाएं तो होटलों या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले इन सभी स्थानों पर थे तो राय साहब के लिए यह बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले न हों। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़ी। बने बनाए बंगले सस्ते दामों में मिल गए। हर एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खानसामा आदि सभी रख लिए गए। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि अब की हिज मैजेस्टी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें राजा की पदवी भी मिल गई। अब उनकी महत्वाकांक्षा संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई। उस दिन खूब जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त हिज एक्सेलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंगे मन में उठी कि उनका एक एक रोम उससे प्लवित हो गया। यह है जीवन। नहीं, विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ बदनामी ली, जेल गए, अफसरों की नजरों से गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया था, इस वक्त वह उनके सामने हाथ बांधे खड़ा था और शायद अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उन्हें उस वक्त हुई जब उनके पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उनके बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या के विवाह का संदेशा भेजा। राय साहब को न मुकदमे जीतने की इतनी खुशी हुई थी, न मिनिस्टर होने की। वो सारी बातें कल्पना में आती थी, मगर यह बात तो आशातीत थी ही नहीं, कल्पनातीत थी। वही सूर्य प्रताप सिंह जो अभी कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझता था, वह आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह कराना चाहता था। कितने असंभव बात। रुद्रपाल इस समय एमए में पढ़ता था। बड़ा निर्भीक, पक्का आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की यह धन और मान लिप्तता बुरी लगती थी। राय साहब इस समय नैनीताल में थे। यह संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़के पर किसी तरह दबाव नहीं डालना चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वह जो कुछ निश्चय कर लेंगे उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति न होगी। और राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाना एक ऐसे सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना उनके ख्याल में आ भी न सकता था। उन्होंने तुरंत राजा साहब को बात दे दी। उसी वक्त रुद्रपाल को फोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में कभी इतनी निराशा न हुई थी, न ही इतना क्रोध आया था। पूछा, कोई वजह? समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूं। मैं नहीं बतलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती, उसे मैं आपके हुक्म से नहीं मान सकता।
राय साहब ने बड़ी नम्रता से समझाया। बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। यह संबंध समाज में तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती ना तो मैं अपने भाग्य को सराहता। यह तो स्वयं राजा सूर्य प्रताप की कन्या है जो हमारे सिरमौर हैं। मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप, गुण, शील, स्वभाव में ऐसी युवती मैंने आज तक नहीं देखी। मैं तो 4 दिन का और मेहमान हूँ। तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा भी तो यही धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते देखूं तो चेतावनी दे दूं। रुद्रपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में बहुत पहले निश्चय कर चुका हूं, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। राय साहब को लड़के की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गरज कर बोले, मालूम होता है तुम्हारा सिर फिर गया है। आकर मुझसे जल्द मिलो, विलंब न करना। मैं राजा साहब को जबान दे चुका हूं। रुद्रपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं। दूसरे दिन राय साहब खुद आ गए। दोनों अपने अपने शस्त्रों से सजे हुए तैयार खड़े थे। एक ओर संपूर्ण जीवन का मंझा हुआ अनुभव था, समझौतों से भरा हुआ। दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद था, जिद्दी, उद्दंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया। मैं जानना चाहता हूं वह कौन लड़की है? रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वह मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा ही होगा। खूब देखा है। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हां, खूब देखा है। फिर भी मैं रूप को कोई चीज नहीं समझता। तुम्हारी अकल पर मुझे अफसोस आता है। मालती को जानते हो? कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी यह कभी नहीं हो सकती। तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे यह इरादे हैं? और राय साहब की आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका और पदवी सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस निरानंद हो गए हों। जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई। उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ था तो उनकी उम्र 36 साल से ज़्यादा न थी। वो विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनसे विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालकों का मुंह देखा और विदुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग विलास न्यौछावर कर दिया। आज तक अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए हैं, और आज यह लड़का इतनी निष्ठुर बातें कर रहा है मानो उनसे कोई नाता ही नहीं। फिर वह क्यों जायदाद और सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों के लिए तो वह सब कुछ कर रहे थे। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वह क्यों तपस्या करे? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी तो आराम से पड़े रहना आता है। उनके हजारों भाई मूछों पर ताव देकर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं। फिर वह क्यों न भोग विलास में पड़े रहें? उन्हें इस वक्त याद न रहा कि वह जो तपस्या कर रहे हैं वह लड़कों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वह कर्मशील हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत है। वह विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि विलास का अपाहिजपन स्वीकार नहीं कर सकते। वे अपने जिगर का खून पीने के लिए ही बने हैं और मरते दम तक पिए जाएंगे। मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उनके हित में हो या न। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ज्यादा होती है यह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है, और जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम शुद्ध हो उठते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। राय साहब को यह जिद पड़ गई कि रुद्रपाल का विवाह सरोज के साथ न होने पाए।
चाहे इसके लिए उन्हें पुलिस की ही मदद क्यों न लेनी पड़े, नीति की ही हत्या क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जैसे तलवार खींच कर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी, अभी उसे बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी। ईश्वर करे आप अमर हो, सरोज से मेरा विवाह हो चुका। झूठ। बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सतृष्ण हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी अपने शत्रु को भी न देखा था। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था, या देह पर या सम्मान पर यह आघात तो उनके मर्मस्थल पर था, जहां जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उनका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वह सर्वथा अपंग हैं। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए भी अपंग हैं। बल प्रयोग उनका अंतिम शस्त्र था। वह शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका था। रुद्रपाल बालिग है, सरोज भी बालिग है, और रुद्रपाल अपने रियासत का मालिक है। उनका उस पर कोई दबाव नहीं। आह, अगर जानते यह लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों। इस मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन नष्ट हो गया। अब तो उनकी लाज इसी तरह बचेगी कि लौंडे की खुशामद करते रहें। उन्होंने जरा भी बाधा दी और इज्जत धूल में मिली। वह जीवन का बलिदान करके भी अब स्वामी नहीं है। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते हैं। सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हजार रुपये बल खाने से यह विवाह रुक जाए तो वो देने को तैयार थे। उन्हें उस स्वार्थ के नशे में यह ख्याल बिल्कुल न रहा कि मेहता के पास वो एक ऐसा प्रस्ताव ले जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ न होगी। मेहता ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, यह तो आपकी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भांप न सके, उछल कर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप को आप जानते हैं? मैंने तो उनकी लड़की को भी देखा है। सरोज उसके पांव की धूल के बराबर भी नहीं। मगर इस लौंडे की अकल पर तो पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना है, वो ही पछताएगा। आह, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी। मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान कर देने को तैयार हूं। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। उधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिंह सिर पीट कर रह जाएगा और यह नशा 10-5 दिन में आप ही उतर जाएगा। यह प्रेम रोग वगैरह कुछ नहीं है, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दे दूंगा। वो चाहे तो मैं उसे यहाँ के डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वह आपको चाहे तो आप राजी होंगे? जब से आपको मिनिस्ट्री मिली है आपके विषय में उसकी राय जरूर बदल गई होगी। राय साहब ने मेहता के चेहरे की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए। व्यथित स्वर में बोले, आपको भी मुझसे मजाक करने का यही अवसर मिला? मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे, और आप मुझे ही बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वह दांत का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर से कहा, क्षमा कीजिएगा, आप प्रश्न ही ऐसा लेकर आए कि उस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यपद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं। लड़के की शादी का दायित्व आप अपने ऊपर क्यों लेते हैं, खासकर जब आपका लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान खुद समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्वपूर्ण मामले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं समझता। प्रतिष्ठा अगर धन से होती तो राजा साहब उस नंगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे न खड़े रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही है, पर राजा साहब अपने इलाके के दारोगा तक को सलाम करते हैं। आप इसे प्रतिष्ठा कहते हैं? लखनऊ में आप किसी दुकानदार, किसी अहलकार, किसी राहगीर से पूछिए, उसका नाम सुनकर गालियां ही देगा। आप इसी को प्रतिष्ठा कहते हैं? जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी वधू आपको मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति भाव से कहा, बहन तो मालती की ही है। मेहता ने गर्म होकर कहा, तो मालती की बहन होना अपमान की बात है। मालती को आपने जाना नहीं है और न ही जानने की परवाह की है।
मैंने भी यही समझा था, लेकिन अब मालूम हुआ कि वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है। वह उन वीरों में से है जो अवसर पड़ने पर अपने जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते। अच्छा, आपको मालूम है खन्ना की आजकल क्या दशा है? राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा। सुन चुका हूं और बार बार इच्छा हुई कि उनसे मिलूं, लेकिन फुर्सत न मिली। उस मिल में आग लग जाना उनके सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वह एक तरह से दोस्तों की दया पर निर्वाह कर रहे हैं। उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है। उसने खन्ना पर अपने आप को बलिदान कर दिया, उस पशु पर जिसने उसे हमेशा जलाया। वह अब मर रही है और मालती रात की रात उसके सिरहाने बैठी रह जाती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस लेकर भी रात रात भर न बैठती थी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर ही है। यह मातृत्व तो उसमें कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव होने लगा है। हालांकि आप तो जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर के परिष्कार के साथ उसकी छवि में भी देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी समर्थ है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आप उनसे मिलना चाहें तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूं। राय साहब ने स्निग्ध भाव से कहा। जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी? मुफ्त में शर्मिंदगी होगी। मगर आपको उनके पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्यों? मैं तो समझता था आपने उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो बात तो अब स्वप्न हो गई। अब तो कभी उनके दर्शन भी नहीं होते। उन्हें अब फुर्सत ही नहीं रहती। 2-4 बार गया था, मगर मालूम हुआ कि मुझसे मिलकर वह कुछ खुश नहीं हुई। तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया, आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली के साथ कहा। जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। मुझे तो यह चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूं। मैं उन्हें वचन दे चुका हूं। यह कहते हुए वह उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वह और भी जटिल हो गई। अंधकार और भी असूझ हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया और मिस्टर तंखा का कार्ड मिला। तंखा से उन्हें घृणा थी और उनका मुंह भी वह न देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बल दशा में उन्हें किसी हमदर्द की तलाश थी जो कुछ और न कर सके पर उनके मनोभावों को सहानुभूति दे। तुरंत बुला लिया। तंखा पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और जमीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से यही दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्होंने अपने लच्छेदार भाषा में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेंबरी कोई क्या करेगा? जिधर देखिए हुजूर के चर्चे हैं। यह पद हुजूर को ही शोभा देता है। राय साहब मन में सोच रहे थे, यह आदमी कितना बड़ा धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, परले सिरे का बेवफा और निर्लज्ज। मगर आज उन्हें उन पर क्रोध नहीं आया, दया आई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूं। इसी उम्मीद में आपकी खिदमत में हाजिर होने जा रहा था कि पुराने खामिंदों पर थोड़ी निगाह रखें। आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ हुजूर। राजा सूर्य प्रताप सिंह को तो हुजूर जानते ही हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा कर रहे थे, मुझसे सुना न गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। मैंने साफ साफ कह दिया, आप कितना ही ठाट बाट दिखाएं, पर राय साहब की जो इज्जत है वह आपको नसीब नहीं हो सकती। इज्जत ठाट से नहीं, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वह तो दुनिया जानती ही है। राय साहब ने अभिनय किया। आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तंखा ने अकड़ कर कहा, मैं तो हुजूर साफ कहता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जब हुजूर के कदमों को पकड़े हुए हैं तो किसी से क्यों डरूं? हुजूर के नाम को तो वो जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बगदोई। जब से आप मिनिस्टर हुए हैं उनकी छाती पर सांप लौट रहा है।
मेरी सारी की सारी मजदूरी साफ डकार गए। देना तो जानते ही नहीं हुजूर। आसामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए। किसी के आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को। कार की आवाज आई और राजा सूर्य प्रताप उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और इस सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने ही वाला था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह ने इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। यह सौभाग्य। मिस्टर तंखा भीगी बिल्ली बने हुए बैठे थे। राजा साहब यहाँ? क्या इधर दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई है? उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सेकना चाहा था, मगर नहीं। राजा साहब यहाँ मिलने के लिए आ भले ही गए हों, मगर दिलों में जो जलन है वह तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर की लेप थेप से बुझने वाली नहीं। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तंखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तंखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वालों को एक पाई न दी। वह मेरा सिर खा रहे हैं। मैं इसे विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें पुलिस में दे सकता हूँ। यह कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करके कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं कभी आपके मुकाबले में खड़ा न होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार भी रख ली और एक वैश्या से आशनाई भी कर रखी है। पूरे रईस बन गए हैं और अब दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। आपकी रियासत तो अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तंखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोले, आप चुप क्यों हैं मिस्टर तंखा? जवाब दीजिए। राजा साहब ने तो आपका सारा मेहनताना दबा लिया है, इसका कोई जवाब आपके पास? आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं और खबरदार फिर अपनी सूरत न दिखाइएगा। 2 भले आदमियों में लड़ाई लगवाकर अपना उल्लू सीधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तंखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर उठा न सका। धीरे से चले गए, जैसे कोई चोर कुत्ता मालिक के अंदर आ जाने पर दबकर निकल जाए। जब वह चले गए तो राजा साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया। शैतान है पूरा। बाप बेटे में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीबी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर, आज बच्चे को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बातचीत शुरू हुई। राजा साहब के प्राण सूखे जा रहे थे, मानो उन पर कोई निशाना बांधा जा रहा हो। कहाँ छिप जाएं? कैसे कहें कि रुद्रपाल पर अब उनका कोई अधिकार न रहा। मगर राजा साहब को परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राजा साहब को अपनी तरफ से कुछ न कहना पड़ा। जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपको इसकी खबर क्यों कर हो गई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम पत्र भेजा है, जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में और तो कोई खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता की सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा भी है मेरे पास। मैं इस छोकरी को ऐसा गायब कर दूं कि कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। राय साहब कांप उठे। उनके मन में भी इसी तरह की बात आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार लेने न दिया था। संस्कार दोनों व्यक्तियों में एक से थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपर वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब में वह नग्न था। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के उस अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी मैं कह नहीं सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से। राजा साहब ने बात काट कर कहा, आप मानवता लिए फिरते हैं और यह नहीं देखते कि संसार में आज मनुष्यता की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों से मामले न तय हो जाते। जब तक मनुष्य रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और विवाह के रूप में आकर अंत में वितंडा बन गई और राजा साहब नाराज होकर चले गए।
दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने सरोज के साथ इंग्लैंड की राह ली। अब उनमें पिता पुत्र का नाता न था, प्रतिद्वंदी हो गए थे। मिस्टर तनखा अब रुद्रपाल के सलाहकार और पैरोकार थे। उन्होंने रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिसाब फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्हें डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था जीवन की संचित अभिलाषाओं की धूल में मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख था इस बात का कि अपने ही बेटे ने दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उनके हाथ से छीन लिया गया था। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।